मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया जा चुका है। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। इनमें मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी अपने 4 सांसद को भी विधानसभा चुनाव में लड़ा रही है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा 1 से टिकट दिया गया। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को उतारा गया। खास बात यह है कि इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार साल 2018 के चुनाव में पार्टी हार गई थी। हालांकि यहां के वर्तमान विधायकों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। इससे पहले भी बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। तो बीजेपी ने दिग्गजों पर दांव लगाया है। उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट ये जारी हुई है। कई सारे नाम जो हैं ऐसे सामने आए जो उम्मीद नहीं थी। हालांकि दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी में पूरी तरह से बीजेपी आ चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। देखिए, 2018 का चुनाव हुआ, जिस तरह के रिजल्ट आए उसके बाद से ही बीजेपी लगातार मंथनों का दौर बीजेपी में जारी था और अब जब चुनाव नजदीक हैं तो दिग्गजों पर दांव लगाया गया है बीजेपी द्वारा। अब दिग्गज मैदान में उतरेंगे। किसी भी तरह का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है, तभी दिग्गजों को सामने कर करके चुनाव लड़ेगी। सांसदों के नाम भी इसमें सामने हैं, राकेश सिंह, रीति पाठक, तो वहीं इमरती देवी भी मैदान में लाई गई हैं। मैं काम करता था, यदि यहाँ बैठा हूँ मैं आपके सामने, तो हनुमान जी की कृपा है। मैं अनेक बार घिर गया, अनेक बार, और कैसे निकल के आया ये हनुमान जी जानते, उन्होंने निकाला। और इसलिए हनुमान जी तो हमेशा साथ में। मेरी माँ एक बात कहती थी कि नाना जिंदगी में अच्छो काम करेगो तो थारे साथ हनुमान जी रहेगा। मेरे को हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने सिखाया, मेरे माता जी ने। तो एक ही बात, नाना तो अच्छो काम करेगो थारे साथ हनुमान जी रहेगा। तो मेरे को फील होता है कि हनुमान जी मेरे साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची से ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावी मैदान में कांग्रेस के खिलाफ उतारने के लिए चेहरे नहीं है। इतने सारे वर्तमान सांसदों को टिकट देना पड़ा है बीजेपी को। ये ज्यादातर वो हैं जो चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग रहे हैं और जो चीफ मिनिस्टर का सपना देख रहे हैं। आज की तारीख में बीजेपी शायद बिखराव को समेटने के लिए कोई कोशिश कर रही हो। बीजेपी का आंतरिक मामला है। जिनको प्रदेश में प्रचार करना था वो विधानसभा में अपने सीमित रह जाने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जिस बीजेपी के पास चेहरे नहीं होंगे कांग्रेस के खिलाफ, तो आप सोच सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश की सत्ता पे नहीं आ सकती। अगर जनता के काम किए होते, जनता की सेवा की होती, तो अपने कार्यकर्ताओं को, जो ग्रास रूट कार्यकर्ता। मैं अपने जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना का समय था तब पर भी तो ये नेता यहीं थे। क्या कोई नेता अपने घर से बाहर निकलता था? क्या कोई नेता अपने माँ बाप बेटे को छोड़कर बाहर निकलता था? मैं अपनी वाहवाही नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह में कौन किसकी मदद करेगा। पार्टी आज आप देख रहे हैं कि मनमानी कर रही है। क्या सांसद जी कोरोना के समय नहीं निकल सकते थे? कोरोना के समय भी तो वो मदद कर सकते थे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता शहर में नहीं दिखा। समान आदमी, समान परिवार के आदमी कोरोना में मदद किए, गरीबों की मदद किए और आज उसका फल मुझे पार्टी ने बहुत अच्छा दिया। मैं पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं
लेकिन मैं सतना विधानसभा की जनता की ताकत बनकर और उनसे चर्चा करके और उनसे आदेश लेके, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि सतना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं निश्चित निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर आज दूसरी सूची जारी की, जिसमें शाहजहांपुर विधानसभा से एक बार फिर भाजपा ने अरुण मेवात पर अपना भरोसा जताया है। इससे पहले 2013 और 2018 में भी भाजपा से अरुण मेवात प्रत्याशी रहे शाहजहांपुर से। आपको टिकट मिली है, किस तरीके की चुनौतियां, और आपको क्या लगता है, चूंकि से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इस सीट को, इस बार किस तरीके की चुनौतियां रहेगी? निश्चित रूप से जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, उस समय तक कांग्रेस का गढ़ निश्चित रूप से था, लेकिन 2013 में उस मिथक को भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के माध्यम से पूरी कार्यकर्ताओं की टीम ने ताकत के साथ काम किया और जनता का विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला। लेकिन 2018 में हमारी अपनी कुछ आपसी चीजें थी, उसके कारण 2018 का चुनाव हम लूज हुए। लेकिन 2023 में 2018 को सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से यह मन बनाया है कि आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र से विजय दिलाकर ही विधानसभा में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के अलावा क्या आपको अपनी ही पार्टी से कुछ चुनौतियां मिल सकती, जो पिछली बार चुनाव में आपके साथ नुकसान हुआ था? इस समय जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अनुकूलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट के साथ है। रही बात कुछ लोगों की, तो सबको टिकट मांगने का अधिकार है। जो भारतीय जनता पार्टी का 5 रुपए का सदस्य है, सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है। मांगने तक की अपनी बातें रहती है। टिकट फाइनल होने के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से संगठन के लिए काम करने के लिए जुट जाता है। तो ये थे शाहजहांपुर विधानसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अरुण मेवात, जिनका दावा है कि एक बार फिर वो 2023 में शाहजहांपुर विधानसभा में भाजपा का परचम लहराएंगे। सुनील अंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन बड़े स्तर पे जो संगठन के पद पे रहे हैं, उन्होंने विश्वास जताया है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं के बल पे मैं संगठन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में जीत हासिल करके और संगठन का विश्वास पे खरी उतरूँगी। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 39 नाम इसमें शामिल हैं और इस बार जो लिस्ट आई है उसमें बीजेपी ने दिग्गजों पर दांव खेला है, दिग्गजों पर भरोसा जताया है और अब इसे लेकर सियासत भी कहीं ना कहीं हो रही है। तो 39 नामों की दूसरी लिस्ट अब जारी हो चुकी है। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। तो वहीं बात करें इंदौर 1 की, जहां पर पेच लगातार फंसा हुआ था, वहां से कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जो है जारी कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशील कौशिक जुड़ रहे हैं। सुशील, 39 नामों की दूसरी सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। आखिर ये सूची जो जारी की गई है कितना प्रभाव डालती है ग्वालियर की राजनीति पर? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल रात जो 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है, वो सूची कहीं ना कहीं देखने के बाद ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 2018 से सबक लेते हुए 2023 में किसी तरह की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से महज 7 सीटें पीछे रह गई थी। 230 में से 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी के अमित शाह खुद एमपी इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस तरह से मंथन हुआ उससे लगता है कि जो दूसरी सूची जारी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कवायद यही है कि इस तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए। यही वजह है कि 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो इस 39 प्रत्याशियों की सूची में 9 प्रत्याशी ग्वालियर चंबल अंचल के हैं।
इनमें खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी है, वो खुद मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सिंधिया समर्थकों को भी पर्याप्त यहाँ टिकट मिले हैं। 9 में से 3 टिकट जो है सिंधिया समर्थकों के खाते में गए हैं। भीतरवार से मोहन सिंह राठौड़ हो गए, डबरा से इमरती देवी, इसके अलावा राघोगढ़ से हीरेंद्र सिंह बंटी बना जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, उनका मुकाबला जयवर्धन सिंह से होना माना जा रहा है। तो जो 9 प्रत्याशी उतारे गए हैं ग्वालियर चंबल अंचल में, इनमें से हारे हुए प्रत्याशी भी हैं, इसके अलावा कुछ नए चेहरे भी मैदान में उतारे गए हैं। तो कुल मिलाकर तालमेल इस तरह से बिठाया गया है ग्वालियर चंबल अंचल में कि खुद नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सिंधिया के 3 जो समर्थक है इस दूसरी सूची में, उनको टिकट मिला है। हालांकि एक टिकट जो है मुरैना से दिमनी विधानसभा सीट से गिरिराज दंडोतिया का काटा गया है, जो सिंधिया समर्थक है। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सिंधिया के खाते में 2 और टिकट भीतरवार और राघोगढ़ सीट के गए हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा की जो दूसरी सूची है उसमें प्रयास यही किया गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि सभी जो गुट है उनमें तालमेल बिठाया जाए ग्वालियर चंबल अंचल में, चाहे सिंधिया गुट हो या नरेंद्र सिंह तोमर गुट हो या फिर और भी जो नेता है, उन तालमेल का जो संयोजन है वो दूसरी सूची में देखने के लिए मिल रहा है कि जहां 9 जो उम्मीदवार ग्वालियर चंबल अंचल की दूसरी सूची में आए हैं उनमें पुराने भाजपा के लोग भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी। पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो सभी जो इलाके के बड़े बड़े क्षत्रप है उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है, ताकि ना सिर्फ उस सीट को जीत की संभावना पूरी तरह से बनी रहे, इसके अलावा पूरे अंचल में, पूरे संभाग में जो है उन सीटों का प्रभाव जो है बड़े नेताओं के चलते भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक साबित हो। चाहे कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से उतारा गया, पूरे ग्वालियर के अलावा इंदौर और उज्जैन जो संभाग हैं उनमें कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा होल्ड है, बड़ा चेहरा है। निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने से उन इलाकों में दूसरी सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा, मनोबल बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का। इसी तरह से राकेश सिंह जो सांसद रहे हैं जबलपुर से, उनको मैदान में उतारना कहीं ना कहीं पिछली जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हार का बड़ा कारण बने थे महाकौशल विंध्य इलाके, वहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जाना, चाहे गणेश सिंह जो सांसद है, रीति पाठक जो सांसद हैं, उनको उतारा जाना भी इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और इन 7 सांसदों के चुनाव मैदान में उतारे जाने के बाद ये भी तय है कि मध्य प्रदेश के बाद जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी कई नए चेहरे मैदान में देखने के लिए मिलेंगे, नए चेहरे देश की राजनीति के लिए सामने आएंगे। तो यकीनन जो सूची आई है वो न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश के लिए बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत देने वाली है कि किसी तरह की गुटबाजी या फिर बवाल की आशंका इसमें नजर नहीं आ रही है बीजेपी को। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज रायपुर पहुंचने वाली है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। रायपुर के चारों विधानसभा से ये परिवर्तन यात्रा गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत होगा। 70 जगहों पर स्वागत मंच भी बनाए गए हैं। 12 अगस्त से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। 1200 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है परिवर्तन यात्रा। मुंगेली में परिवर्तन यात्रा में मीनाक्षी लेखी शामिल होंगी। आज रायपुर पहुंचने वाली है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। लगातार परिवर्तन यात्रा चल रही है और उत्साह में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में इसमें लोग जुड़ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कितना उत्साह वहां के लोगों में भी नजर आ रहा है। लंबा सफर ये यात्रा तय कर रही है और अब रायपुर पहुंचने की बारी आ चुकी है। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट पर पथराव हुआ है। 10 गिरफ्तार हुए हैं। कलेक्ट्रेट पर पथराव हुआ मामले में 10 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। ग्वालियर में बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। मेहर भोज प्रतिमा स्थल पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। शिवपुरी, झांसी, मुरैना से आने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। भीड़ के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। 12 से ज्यादा सरकारी और निजी वाहन क्षतिग्रस्त किए गए हैं। भीड़ ने अलकापुरी, गोविंदपुरी, रेलवे स्टेशन, सिरोल इलाके में भी हंगामा किया। पुलिस ने गोविंदपुरी इलाके में भीड़ को लाठी चार्ज कर भगाया।
छत्तीसगढ़ से जुड़ी राजनीति की ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। दोनों पार्टी के बीच अब गठबंधन हो चुका है। बसपा 53 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र मिलकर अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दोनों के बीच गठबंधन हुआ है, दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है और अब तैयारी की जा रही है। बीएसपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये बड़ी जो खबर है, बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीएसपी और गोंडवाना गठबंधन मिलकर अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को बैठक में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में मंत्री, विभाग प्रमुख, कलेक्टर, कमिश्नर शामिल होंगे। कैबिनेट के बाद बड़ी बैठक होगी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज की बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ी बैठक होगी। मंत्रियों और अफसरों की संयुक्त बैठक होगी। भोपाल की बात करते हैं। 13 दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमा का अनावरण आज होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे यह अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। मंत्रालय में दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमा लगी है। कार्यकाल के अलावा संक्षिप्त परिचय भी। दिवंगत मुख्यमंत्री की उपलब्धि से प्रदेश रूबरू होगा। खास धातु से मूर्तियों का निर्माण हुआ। और धीरेन्द्र शास्त्री आज भोपाल आने वाले हैं। भोपाल में 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकालेंगे। शाम 4 बजे अन्ना नगर से शोभा यात्रा शुरू होगी। पुराने शहर से होते हुए अशोका गार्डन जाएगी शोभा यात्रा। 27 सितंबर से भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री कथा करेंगे। 28 सितंबर को दिव्य दरबार भी लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। बात गरियाबंद की, जहां प्राथमिक स्कूल कुरुकेरा में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का हंगामा देखने को मिला। बता दें कि स्कूल में 107 बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए केवल 2 शिक्षक हैं। स्कूल के प्रधान 6 महीने से प्रशासन के सामने अपनी मांग रख रहे थे। गुस्से में आकर छात्रों ने तालाबंदी का कदम उठाया। जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया तब जाकर सहायक बीईओ स्कूल पहुंचे और बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने अधिकारी से कहा कि शिक्षक की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। Headlines presented